नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। लाचार पिता। तकरीबन शाम का समय था। हरि प्रसाद जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे और आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए लगातार कमरे के दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और पति पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपनी जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही हरि प्रसाद जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा साहिल भी जल्दी ही ऑफिस चला गया था। हरि प्रसाद जी ने हारते हुए कहा, बहू सुरभि को आवाज़ लगाओ। बहू ज़रा साहिल को फ़ोन लगाना, घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। हरि प्रसाद जी के इतना कहने की देर थी कि उनकी बहू सुरभि तो जैसे उन पर बरसने को तैयार थी। बाबूजी, ऐसा क्या हो गया? क्यों आपने सारा घर सर पे उठा रखा है? कमरे में आते ही कहने लगी, बाबूजी, आपको तो और कुछ और काम धंधा है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। अगर हर तीसरे दिन ऐसे ही काम को छोड़कर आते रहे तो उनके ऑफिस वाले उन्हें दफ्तर से निकाल देंगे और वह घर पर बैठ जाएंगे। फिर हम खाएंगे क्या? कभी सोचा है आपने? कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करिए। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज नहीं करते, सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। आपका बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली घटी बातें सुनकर हरि प्रसाद जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता या उनकी उल्टी हो जाती तो उनकी पत्नी निर्मला जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए हरिप्रसाद जी ने अपनी पोती रिया को आवाज़ लगा दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। रिया ने दादाजी जी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमज़ोरी होने के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वह टूट गया। जैसे ही सुरभि ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ती दौड़ती रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर नहीं थी। सुरभि ने आते ही बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल को तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 2 बजने को थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से बुखार भी लग रहा था, लेकिन बहू से कुछ कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि सुरभि ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितना गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुरभि ने बाबूजी के हाथों से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए हरि प्रसाद जी केवल बहू की तरफ देखते ही जा रहे थे और सुबह से शाम हो गई, लेकिन हरि प्रसाद जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक ना गया। शाम को जब उनका बेटा साहिल घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हरि प्रसाद जी ने उन्हें अपना हाल कहकर सुनाया तो साहिल बोला, तो आप मुझे बताते ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता।
बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ही हरिप्रसाद जी कुछ बोलने के हुए, तभी उनकी बहू सुरभि उनकी तरफ देखकर कड़वी निगाहों से घूरने लगी। हरिप्रसाद जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? अब साहिल ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। जब तुम शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाइयाँ तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आया था। मैंने सुरभि को दे दी थी। सुरभि, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? सुरभि दौड़कर आई और बोली, जी, मैं वह काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन साहिल ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुबह साहिल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे थे। साहिल ने कहा, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको यह सब काम शोभा नहीं देता है क्या? तो बाबूजी बोले, अरे, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ और मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर साहिल चुप हो गया। जब साहिल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो सुरभि बाबूजी से बोली, अच्छा, तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? देखना ज़रूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आज भी खाने की छुट्टी है। यह सुनकर हरिप्रसाद जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू, 2 दिन हो गए हैं, मुझे खाना खाना है। भूख के मारे जान निकले जा रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए हरिप्रसाद जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। सुरभि ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए हरिप्रसाद जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिए। यह कहकर सुरभि तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। हरिप्रसाद जी फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखने लगे और मन ही मन दुख से बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उसकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक सांस किस तरह ली। खैर, 2 दिन के भूखे थे तो हरिप्रसाद जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह हरिप्रसाद जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूट गया है। यह कहते हुए साहिल ने सुरभि को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को लेकर जाना और उनकी आंखें भी टेस्ट करवाना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवाना। सुरभि ने साहिल के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन साहिल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने साहिल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। हरिप्रसाद जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रही है जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं और काम करते हैं, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यही हाल चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्ध आश्रम भेज दूंगी। फिर मुझे मत कहना। हरिप्रसाद जी की पोती रिया
अपनी माँ से कहने लगी, माँ, दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोल रही हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। रिया माँ के मुंह से रोज रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। सुनते ही सुरभि ने रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहने लगी, खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर हरिप्रसाद जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से हरिप्रसाद जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते कि वह अपने बेटे के घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का पारिवारिक नहीं तोड़ना चाहते। हरिप्रसाद जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं? किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन सब साहिल अपने ऑफिस चले गया और रिया अपने स्कूल चली गई और सुनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई, तो बहुत सोच विचार करके हरिप्रसाद जी किसी को बिना बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। बहू के द्वार कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुरभि जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे में छान लिया, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो उन्हें घर पर, आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई। रिया भी घर पर आ गई और साहिल के सामने का भी समय हो गया, लेकिन हरिप्रसाद जी का कोई अता पता नहीं था। वह इधर सुरभि डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि साहिल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। साहिल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोचकर सुरभि के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो साहिल ने उसे ही दी थी। साहिल सुरभि पर पूरा विश्वास करता था और सुरभि भी साहिल के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे सुरभि की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब साहिल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी ने ना मिलने पर सुरभि से उसके बारे में पूछा। सुरभि कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी जो मैं वो किटी पार्टी में गई थी? साहिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए साहिल सोचने लगा, शायद बाबूजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद सुरभि के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुरभि पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए साहिल बाबूजी की खोजबीन में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। साहिल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफार्म पर भी बैठे हुए थे और लगातार आंसू बहा रहे थे। उन्हें रोता देखकर साहिल को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी
कभी आत्मविश्वास के साथ रहा करते थे, आज वह मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। साहिल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। बेटे को देखकर हरिप्रसाद जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुब्बारा बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। बाबूजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुरभि ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह मैं भी जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुरभि ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे साथ घर चलिए। साहिल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा तो हरिप्रसाद जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन साहिल नहीं माना और किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस ले गया। घर आते ही सुरभि को देखकर साहिल का खून खोल गया। साहिल ने सुरभि से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसने मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर साहिल को नहीं रोका। साहिल का गुस्सा देखकर सुरभि के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह आज सुरभि को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती रही। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस कर दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। साहिल ने सुरभि के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को लेकर जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी रिया मेरे साथ ही रहेगी। तलाक के नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। साहिल ने जो किया वह देखकर सुरभि हक्की बक्की रह गई। हरिप्रसाद जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी नहीं, एक माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर में मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह है सुरभि। साहिल ने सुरभि के कपड़े बैग में पैक किए और उसे बाहर रास्ता दिखाते हुए कहने लगा, अब तुम जा सकती हो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज जाएगा तो वो सुनीता होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, मुझे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है। और कहने लगा, मुझे ऐसी पत्नी की ज़रूरत नहीं है। सुरभि जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितने अकेले महसूस करते होंगे। आज सुरभि उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिसके साथ कभी वह नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। हरिप्रसाद जी बहू से बोले, बहू, साहिल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता।
इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। देख बेशरम, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन और आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले ही दिन सुरभि बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय टेबल पर रखकर सुरभि चली जाती है। हरिप्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को साहिल जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद दोस्तों।